is a distinguished lectureship award by the Chemical Society of Japan, March 2017. He is also author of another book, another famous book, Science Genius of India. So I would like to request Dr. Chillamala Reddy, he would say a few words about crystal around us. Thank you. क्रिस्टल सुना है नहीं? डायमंड पता है? रेज योर हैंड. डायमंड सुना है? डायमंड. इफ यू नो रेज योर हैंड. रेज योर हैंड इफ यू नो इट. डायमंड. डायमंड के बारे में नहीं सुना है? यस, रेज योर हैंड. रेज योर हैंड इफ यू नो डायमंड. ओके ओके. शुगर, राइट? ओके. शुगर का जो दाना होता है ना, शुगर का, सो आपने हाथ में पकड़ के देखा है ना कभी? सो वो कैसा दिखता है? इट्स लाइक ए क्यूब, राइट? व्हाई इज इट लाइक ए क्यूब? ऐसा क्यों दिखता है वो? और बहुत शाइनी रहता है, राइट? सो ये क्या है एग्जैक्टली? सो मड जब देखेंगे, और वैक्स जो है वो बहुत अलग रखता है, अलग तरह के रखता है ना. सो दैट इज वेरी डिफरेंट. सो ये डिफरेंस क्या है? क्रिस्टल मतलब क्या है? दिस इज लिक्विड. सो मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन द लिक्विड मूव वेरी फास्ट, but they occupy the space of the container, but they don't go everywhere. So they here रिसर्च होता है. सो ऐसा आप लोगों के पास में ही है, ओके? वहाँ पे पढ़ना मतलब बहुत ही, मतलब यू हैव टू बी वेरी लकी एंड यू हैव टू बी वेरी फॉर्चुनेट, ओके? सो यहाँ पे ऐसा बिल्डिंग जो है, हॉस्टल्स और रिसर्च का बिल्डिंग जो है वहाँ पे साइड में दिख रहा है, ओके? आप लोग कभी साइंस डे का ओपन डे होता है ऐसा में, सो जब वहाँ पे प्रोग्राम रहता है, सो आप लोग भी आ सकते हैं. फरवरी साइंस डे का जो प्रोग्राम होता है वहाँ पे भी होता है. गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो ये क्या है? सो गैस में जो मॉलिक्यूल होता है ना, गैस का एटम्स या मॉलिक्यूल जो होता है, सो बहुत फास्ट मूव करता है, राइट? एवरीथिंग मूव्स वेरी फास्ट. सो जब बर्फ गिरता है उसको बहुत ही, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे वो ऐसा दिखेगा. ये आइस क्रिस्टल है, आइस का, ओके? इन द फ्रिज व्हेन यू सी, फ्रिज में ओपन करके अगर देखेंगे बहुत केयरफुली आपको इस तरफ का दिखता है, ठीक है? वो भी एक वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोल के एक टेक्निक है, उसमें बहुत बड़ा करके हम लोग जूम करके देख सकते हैं कोई भी मटेरियल. सो ये नैनो क्रिस्टल है, ठीक है? नेक्स्ट ये नेक्स्ट. सो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है. इस तरफ डायमंड कौन सा मटेरियल से बना हुआ है? कार्बन, राइट? जो है वो अलग है. ये यहाँ पे जो दिख रहा है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. सो इसको बोलते हैं कोको बटर. ये कोको बटर से चॉकलेट बना देता है, लेकिन चॉकलेट भी अलग अलग दिखता है, राइट? चॉकलेट दिखने में एक चॉकलेट एक तरीका का दिखता है, और कुछ चॉकलेट खाने से जल्दी मेल्ट हो जाता है अंदर, कुछ चॉकलेट मेल्ट नहीं होता है जल्दी. क्यों? उसमें भी पॉलीमर्स है, मतलब इंटरनल अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग है. एक ये मॉलिक्यूल जो है उसको इतना तरीका 5, ओके, 6 तरीका का अरेंजमेंट हो सकता है इसमें. यहाँ पे जो फिफ्थ वाला ये तो जेनेटिक्स, जब आप एक जीन पर या कुछ जीन्स पर काम करते हैं, जीन क्या होता है? जीन जो हम बोलते हैं वो डीएनए जो परमानेंट हेरिडिटरी मटेरियल होता है सभी जीवाणुओं के अंदर. परमानेंट क्यों बोलते हैं उसको? वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के वही एग्जैक्ट कॉपी होता है, करेक्ट? जो हमारा ह्यूमन जीनोम है उसका साइज आपको पता है? 3 बिलियन बेस पेयर्स, मतलब टोटल 6 बिलियन बेसेस. उसमें 20 से 30 हज़ार जीन्स हैं. तो डीएनए तो
6 बिलियन बेस पेयर से। बेस पेयर किस क्या होता है पता है? ATGC, राइट? हैव यू डू यू नो ATGC? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये 4 बेसिस से डीएनए जो बनता है वो 4 बेसिस से बनता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में। ATGGGC एग्जाम्पल, उसका एक जीन पकड़ो तो उसका सीक्वेंस हो सकता है ATGGG और दूसरी का ATGGGA हो सकता है। वही इसीलिए एक और दूसरे में इतना फर्क है। आपका मुंह बिल्कुल नहीं मिलता है, आपका सीक्वेंस जाके देखा तो 99% एक होता है, लेकिन वो 1% चेंज इतना चेंजेस कर देता है आपके सभी फिनोटाइप हम बोलते हैं उसको, आपके सभी गुण, जो गुण हम देखते हैं बाहर, वो इतना अलग होता है क्योंकि एक या उससे कम परसेंट से डिफरेंस होता है हमारा, वो अलग बात है। तो मैंने बोला 20,000 से 30,000 जीन्स है। मतलब एग्जाम्पल, आपका स्किन जो कलर है उसके लिए एक 4 या 5 जीन बना के एक प्रोटीन सेट बनाता है जो एक टाइप की कलर मिलता है, ठीक है? और ये सिर्फ 5 जीन है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन लेवल अलग अलग होता है अलग अलग लोगों में। मतलब कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस किया तो वो ज़्यादा काला दिखने लगता है स्किन, और कम एक्सप्रेस किया तो वो गोरा दिखता है। तो लेकिन ये जीन्स वो हेरिडिटरी है। मतलब ये ज़्यादा हम एक काले को गोरा नहीं बना सकते उस जीन को चेंज किए, क्योंकि इस पूरा बॉडी का जीन हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? वो एक मैंने बोला 5 जीन। जब आप अलग अलग जीन्स के बारे में स्टडी करते हो, एक जीन आपके पिता से आप में कैसे है और आप में और बच्चों में कैसे जा रहा है, उस स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। वो बहुत पुराना सब्जेक्ट है। मतलब बहुत पुराने दिनों से कुछ 100-200 साल की इतिहास है उसका, जेनेटिक्स का। लेकिन अब जो 2005-6 से एक रेवोल्यूशन हुआ टेक्नोलॉजी में। साइंस तो ऐसे ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो हमारा टूल्स जो वो है वो उसमें बहुत बढ़ावा आया, उसमें बहुत तेज़ी पकड़ा। इंडस्ट्री जो हमारा टूल्स बनाते थे उसमें तेज़ी आया। अब हमारे पास ऐसे टूल्स है कि सिर्फ 5 जीन नहीं, आपका सभी जीन्स एक साथ में, कितने बोला मैंने, 20 या 30,000 जीन्स होते हैं हर एक आदमी में। तो सभी जीन्स का सीक्वेंस क्या है हम देख सकते हैं। हमारा जीनोमिक्स इंस्टीट्यूट में आप कभी ओपन डे में आए तो इतना बड़ा मशीन्स होते हैं। मतलब आपका ब्लड निकाल के उसमें डाल दिया तो 2 दिन में आपका पूरा 3 बिलियन बेसिस का सीक्वेंस क्या है पता चल जाएगा, और आपका दोस्त का भी पता चल जाएगा, और इमीडिएटली हमें पता चलेगा कि आप और अपना दोस्त का बीच में क्या फ़र्क है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जीन्स ही डिसाइड करता है आपका हेल्थ और डिसीज़। आपको हेल्थी रहना चाहिए तो क्या जीन्स का कॉम्बिनेशन है आपके पास, वो कहाँ से मिला? आपके पूर्वजों से मिला, आपके पिताजी से मिला, आपकी नाना जी से मिला, उनकी पिताजी से मिला, तो ऐसे आ रहा है। तो कुछ लोगों को कुछ जीन टाइप का, जीन मतलब एग्जाम्पल इंसुलिन के बारे में सुनो, जो डायबिटीज लोगों में कम होता है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन एक जीन बनाता है, एक डीएनए सीक्वेंस होता है उसमें से बनाता है। और मैं अगर प्रश्न पूछूं कि तुम्हारा जीन, इंसुलिन जीन और तुम्हारा बगल वाले के इंसुलिन जीन में कोई फ़र्क है क्या? उस जीन में कोई फ़र्क नहीं हो सकता है, लेकिन अलग जीन्स में 1 या 2 अमीनो एसिड, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड, 1 या 2 अमीनो एसिड डिफरेंट होता है। तो 1 या 2 अमीनो एसिड इतनी डिफरेंस काफ़ी है एक डायबिटीज़ और नॉन डायबिटीज़ के बीच में फ़र्क देखने के लिए। मतलब जीन्स ही आपको बनाता है। आप ऐसे दिख रहे हो क्योंकि जीन्स ही आपको एक सेल से इतना बड़ा आदमी बनाया। अपने माता पिता, अपने माँ के गोद में जब थे, आप एक सेल थे, एक अणु थे, एक सेल थे, एक कोशिका थे। तो उससे बड़ा होके इतना बड़ा बना हो, वो जीन्स ही डिक्टेट करते हैं कि तुम्हें आगे जाके तुम्हारा पैर इतना होना चाहिए, तुम्हारा এদিকে একবার
মৌলানা আব্দুল ইয়েটা কালাম নেবাও না, ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান এইটা স্টাডিজ। ছবিটা আসছে না মুখের মধ্যে, না ছাপ ছাপ করছে। এটা আমি বন্ধ করতে যা। আমরা যখন ধর্মচর্চাও করি তার মূলভূত থাকে সত্যে পৌঁছানো, উভয়েরই মূলভূত থাকে সত্যে পৌঁছানো। এবং আমরা যারা ভারতবর্ষের চিরন্তন যে ধারা, সেই ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং সেই বিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে চলি, আমাদের শাস্ত্রে আছে অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ হয়ে আনন্দময় কোষ। অর্থাৎ অন্নময় কোষ আমাদের সকলের দরকার হয়। অন্ন না জুটলে প্রাণ ধারণ করা যায়। স্তরে আছি বুঝবো কি করে? যখন আমার খিদে পাচ্ছে খাচ্ছি, তারা ছাড়া খেতে আমার ইচ্ছে করছে না, উন্নত স্তরে আছি। যখন গায়ে আমাদের কি হয়? প্রাণটা ভরে যায়। আমরা বলি না গান শুনে প্রাণ ভরে গেল, বই পড়ে মন ভরে গেল। এই দুটি স্তর আমাদের বৌদ্ধিক স্তরকে কাজ করে, দুটি শক্তির সঙ্গে যুক্ত থাকে। একটা প্রচার করা হয় বিজ্ঞান জানতে গেলে নাস্তিক হতে হবে, ভগবানে অবিশ্বাস থাকতে হবে। ভগবানে বিশ্বাস থাকলেই নাকি বিজ্ঞান ঠিক জানা যাবে না। যুক্তি যত কাছে, ধর্ম নাকি সেখান থেকে সরে যেতে হবে। সবচেয়ে যারা এটা বলেন ভুল করেন যে ভারতবর্ষের ধর্মটা প্রতিটা যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে, প্রিন্সিপলের উপর দাঁড়িয়ে, কোনো ব্যক্তির উপর দাঁড়িয়ে না। বৌদ্ধ ধর্ম যেমন বুদ্ধের উপর দাঁড়িয়ে, খ্রিস্ট ধর্ম যীশু খ্রিস্টের উপর দাঁড়িয়ে, কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্ম কোনো ব্যক্তির উপর দাঁড়িয়ে না। কেউ যদি বলেন শ্রীরামচন্দ্রের উপর দাঁড়িয়ে, কেউ বলতে পারেন শ্রীকৃষ্ণের উপর দাঁড়িয়ে, কেউ বলতে পারেন শ্রীরামকৃষ্ণের উপর দাঁড়িয়ে, কেউ চৈতন্য মহাপ্রভুর উপর দাঁড়িয়ে। তো এটি কিছু সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়িয়ে, প্রিন্সিপলের উপর দাঁড়িয়ে। দীর্ঘ 34 থেকে 37 বছরের কন্টিনিউয়াস যে প্রসেস চলেছে, তাতে এই বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে নাস্তিক তৈরি করার একটা প্রসেস চলেছে। সেটা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তে এরকম হয়নি, পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে। যে প্রথম তাকে নিয়ে এসো বিজ্ঞান চর্চায়, তারপর ব্রেন ওয়াশ করো, ব্রেন ওয়াশ করে তাকে নাস্তিক তৈরি করো। ভারতবর্ষ সম্পর্কে অশ্রদ্ধা, সঙ্গে সঙ্গে তাকে বোঝানো যে ধর্মটা সমস্তটাই হচ্ছে ঘোড়াবাজ। এই যে ধারাটা, এই ধারাটা বিজ্ঞানময় কোষ আমাদের দেশের যেটা, সেটা বলছে বুধের ওপর বুদ্ধিটা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, বিজ্ঞানময় কোষের ঘ্রাণ তখন সবচেয়ে শুদ্ধভাবে নেওয়া যায়। বোধটা কি? বিজ্ঞান ভারতীতে এসছো, প্রথম বুঝতে হবে যে এই নাস্তিক তৈরি করার কল থেকে নিজেকে বাঁচাতে। আর বিবেকানন্দ কি বলছেন? এসো মা, সেই দেশে তাদের কি কি ছিল বলে কি বলে না, বলে কি বলে না। যারা পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে এসছেন, তাদের পরিবার, তারা নিজেদের মধ্যে গল্প করার সময় বলেন কি বলেন না যে পূর্ববঙ্গে তাদের কি কি ছিল? বলেন তো? হ্যাঁ, সেটা ফিরে পাওয়ার জন্য বলেন না, বলেন ইতিহাসটাকে। তাই ভারতবর্ষের মধ্যে এক সময় বৃহৎ ভারতের মধ্যে কোন কোন জায়গাগুলি ছিল সেটা মনে করানো কেন দরকার? যেগুলি আছে সেগুলো যেন আর হাতছাড়া না হয়। আর যারা এটা জানানোর কথা বলেন তারা কল্যাণ করছেন, আর যারা এই জানানোটা ভোলাতে চান দুর্জন। তোমার কি ছিল, কি হারিয়েছো, আর যেটা আছে সেটার মধ্যে কি হারাতে চলেছো, সেইটা যদি তুমি না জানো, তুমি দেশভক্ত হবে কি করে? আর দেশভক্তিকে, ন্যাশনালিজমকে
যারা খাটো করে বলছেন ইন্টারন্যাশনালিজমটাই ভালো, ন্যাশনালিজমটা দরকার নেই, আমাদের ভারতবর্ষে ন্যাশনালিজম আর ইন্টারন্যাশনালিজমের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। আমরা একই সুরে একই ভক্তিতে বলি জননী জন্ম ভূমিষ্ঠ স্বর্গাদপি গরিবসী, একই ভক্তিতে বলি বসুধৈব কুটুম্বকম। বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশন, যেটা হচ্ছে বিজ্ঞান ভারতীর ওয়েস্ট বেঙ্গল চ্যাপ্টার, তার কল্যাণী যে ইউনিট, তার পক্ষ থেকে আজকের এই আলোচনা সভা। এই আলোচনা সভা মূলত আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বায়োমেডিক্যাল জেনেটিক্সের সায়েন্টিস্ট, কাছাকাছি আইজারের সায়েন্টিস্ট, মৌলানা আবুল কালাম ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ মহাশয় সহ একাধিক বিজ্ঞানী এবং যারা সমাজের বিভিন্ন রকম কার্যে যুক্ত, তারা আজকে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তাদের নির্দিষ্ট কিছু বক্তব্য জ্ঞাপন করবে। এই অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা তার থেকে কিছু সমৃদ্ধ হবে এবং এই অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা যে জ্ঞানটা নেবে সেটা তাদের বিদ্যালয়ে গিয়ে তাদেরকে তাদের যে শিক্ষক বা যারা আছে তাদের সঙ্গে আলোচনা করবে, তারা যাতে আগামী দিনে অনেকগুলো সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এই সুযোগ যাতে পায় সেগুলিকে আমরা তুলে ধরতে চাই। আমরা মূলত কল্যাণীতে বহুবার অনেক এই ধরনের প্রোগ্রাম করেছি, বয়স্কদের এই ধরনের প্রোগ্রাম প্রথম করছি। তা আমরা চাই বয়স্কদের বিদ্যালয়গুলো, যারা কটা বিদ্যালয় আছে, প্রত্যেকে আমাদের সঙ্গে ইনভলভ হোক এবং ইনভলভ হয়ে ছাত্রছাত্রীদের যে ল্যাব ভিজিট সহ বিভিন্ন রকম লেকচার, বিজ্ঞান মন্ত্রণ, এক্সাম প্রত্যেকটা অংশগ্রহণ করবে, যেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হয়, সমৃদ্ধ হয়। আপনি আপনার নাম? সপ্তর্ষি বিশ্বাস, বিজ্ঞান ভারতী কার্যকরী। ধন্যবাদ।